Hello everyone, today I am going to continue our Super MCQ series which is based on famous English poet John Milton. This is part 3rd of our Super MCQ series. If you are new to our YouTube channel, please subscribe and also press bell icon. This video is very important for exam point of view, so without delay let's start. MCQ number 41 is which of the following best describes the tone of Paradise Lost? What will be answer? Which of the following best describe the tone of Paradise Lost? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोम्बर एंड रिफ्लेक्टिव. ओके, बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की. तो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1667 में. उस टाइम पर इसमें 10 बुक्स थी. इसके बाद आता है इसका सेकंड एडिशन, वो आता है 1674 में, जिसमें टोटल 12 बुक्स हो गई थी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में, सेकंड एडिशन आया था इसका 1674 के अंदर. ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में. ये एक एपिक पोयम है और इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में. किस में लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर में. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 42. Which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplet? Which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplet? What will be answer? Correct answer will be option number A, Il Penseroso. Correct answer will be Il Penseroso. बात करते हैं Il Penseroso की. तो Il Penseroso का मीनिंग है द थिंकर. क्या है? द थिंकर. यह है मेडिटेटिव मैन. क्या है? मेडिटेटिव मैन. इसको पब्लिश किया गया था 1645 के अंदर और इसको लिखा गया था 1631 में. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये एक पास्टोरल पोयम है. ठीक है, इल पेंसरोसो जो है ये कौन सी पोयम है? ये एक पास्टोरल पोयम है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 43. फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका? फ्रॉम हुज वर्क, किसके वर्क से जॉन मिल्टन ने लिया है एपिग्राफ, अपनी जो फेमस वर्क है इनका एरोपेजिटिका, वो किसके वर्क से लिया है? इनका एपिग्राफ जो लिया है एरोपेजिटिका का वो किसके वर्क से लिया गया है वो आपको बताना है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरिपाइड्स. ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 44. व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड का क्लाइमैक्स पूछा गया है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, जीसस ट्रायम्फ ओवर सैटन. ठीक है, जीसस जो है वो जीत जाते हैं किससे? सैटन से. इसमें अच्छा बात करते हैं पैराडाइज रिगेन्ड की. तो पैराडाइज रिगेन्ड के इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं. पैराडाइज लॉस्ट को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1671 के अंदर. ठीक है, ये 4 बुक्स में पब्लिश किया गया है. ठीक है, पैराडाइज रिगेन्ड इन 4 बुक्स. इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. पैराडाइज रिगेन्ड को जॉन मिल्टन का फेवरेट बुक कही जाती है या फेवरेट पोएम कही जाती है जॉन मिल्टन की. ठीक है, ये इसमें टोटल लाइन है पैराडाइज रिगेन्ड के अंदर वो 2065 लाइन्स हैं. ये भी आपको याद रखना है. ये पैराडाइज रिगेन्ड एक एपिक पोयम है. ठीक, लाइन है 2065. ये डिडक्टिक रिमार्क से भरी हुई है. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 45. होम डिड जॉन मिल्टन मैरी एट द एज ऑफ 34? ठीक है, जॉन मिल्टन ने 34 ईयर की एज में किससे शादी की है वो आपको बताना है. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर?
करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी पॉवेल। ये आपको याद रखना है। जॉन मिल्टन ने टोटल कितनी शादी की हैं? टोटल 3 शादियां की हैं। पहली शादी की थी इन्होंने मैरी पॉवेल से, वो की थी 1642 के अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरी शादी जो की थी इन्होंने वो की थी कैथरीन वुडकॉक से। किससे की थी? वो की थी कैथरीन वुडकॉक से, वो की थी 1656 में। और जो थर्ड इन्होंने मैरिज की थी वो की थी एलिजाबेथ मिंशुल से, जो की थी 1662 के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 46। व्हाट इज़ द टोन ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड की आपसे टोन को पूछा गया है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायम्फेंट, ठीक है। ये जो इसकी टोन है ट्रायम्फेंट मतलब एक विक्टोरियस जो है इसकी टोन दिखाई पड़ती है यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड इन 1649 द ईयर मिल्टन पब्लिश्ड हिज ट्रीटाइज आइकोनोक्लास्टिस? तो कौन सा इवेंट जो अकर हुआ है 1649 के अंदर जब मिल्टन ने अपने ट्रीटाइज आइकोनोक्लास्टिस को पब्लिश किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का क्या हो गया था? एग्जीक्यूशन हो गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आइकोनोक्लास्टिस है इसको पब्लिश कब किया गया था? इसको किया था अक्टूबर 1649 के अंदर, ठीक है। इसमें जो आइकोनोक्लास्टिस है इसमें इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है किसका? चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को इन्होंने जस्टिफाई किया है, वो कितना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 48। व्हाट पोजीशन डिड जॉन मिल्टन होल्ड इन गवर्नमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल? पूछा गया है ओलिवर क्रॉमवेल की जो गवर्नमेंट थी उसमें जॉन मिल्टन को कौन सी पोजीशन क्या थी प्राप्त थी? करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए, वो क्या थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हुए थे जॉन मिल्टन, ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल ने ही कॉमनवेल्थ पीरियड की स्टार्टिंग की थी। कॉमनवेल्थ पीरियड का जो हम टाइम मानते हैं वो है 1649 से 1653, ठीक है। पहले तो ओलिवर क्रॉमवेल बने थे किंग, वहाँ के जो गवर्नमेंट चला रहे थे। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम से वो बने हुए थे किंग वहाँ के, और लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा गया था उनको। इनके बाद इनका बेटा आया था जिसका नाम था रिचर्ड, वो भी लॉर्ड प्रोटेक्टर बने हुए थे। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 49। टू वॉट लिटरेरी मूवमेंट डस मिल्टन बिलोंग? मिल्टन जो है वो किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिटन। जॉन मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, ठीक है। अच्छा, जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है जॉन मिल्टन की, इनका जन्म हुआ था 1608 के अंदर, डेथ हुई थी 1674 के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट आई थी इनकी फेमस बुक, उसको पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम 1667 में, और सेकंड टाइम किया था 1674 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन्स पोर्ट्रायल ऑफ ईव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन्स पोर्ट्रायल ऑफ ईव? बताइए, ईव को उन्होंने किस तरह पोर्ट्रे किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस दिखाई गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 51। 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी? ठीक है, पूछा गया है जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क जो है वो क्या है? एक एलिजी है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिजी जो है वो लिसिडास है, ठीक है।
कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं लिसिडास के। लिसिडास जो है ये एक पास्टोरल एलिजी है। कौन सी एलिजी है? पास्टोरल। ये एक पास्टोरल एलिजी है। इसको लिखा गया था 1637 के अंदर। पब्लिश इसको 2 टाइम किया गया है। पहला तो क्या है 1638 के अंदर, और सेकंड टाइम किया गया था 1645 के अंदर। ये जो लिसिडास है इन्होंने डेडिकेट की है किसको? एडवर्ड किंग को। किसको की है? एडवर्ड किंग। हु इज़ एडवर्ड किंग? एडवर्ड किंग इनके एक फ्रेंड थे जो इनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे। इनकी डेथ हो गई थी डूबकर आयरिश सी के अंदर, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी अगस्त 1637 में। कब हुई थी? अगस्त 1637 में। और तभी इन्होंने इसको लिखा था। टोटल इसके अंदर 193 लाइन्स हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फर्स्टली पब्लिश किया गया था उसको 1667 में, और सेकंड टाइम जो उसको पब्लिश किया था वो उन्होंने किया था 1674 के अंदर। उस टाइम बस में 12 बुक्स थी। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। कॉमर्स की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स ये एक मास्क है। क्या है? ये एक मास्क है जिसको प्रेजेंट किया लुड्लो कैसल के अंदर 1634 के अंदर। ये परफॉर्म किया गया था लुड्लो कैसल के अंदर। ये एक मास्क है, ठीक है। और इसको पब्लिश किया गया था 1637 के अंदर। ये इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। मास्क है, इसको जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1634 में पब्लिश इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है, लुड्लो कैसल के अंदर, ठीक। और इसको पब्लिश किया गया था 1637 के अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। आपका कोई इसमें सजेशन आता है तो आप हमें वो सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि वीडियो हमारी कैसी है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या हम अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिए, वीडियो हमारी कैसी है। लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड की जो थीम है वो बेस्ट डिस्क्राइब की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें जो पैराडाइज रिगेन्ड की थीम को बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पटेशन ऑफ जीसस, ठीक है। किसको, क्या है बेस्ट थीम? टेम्पटेशन ऑफ जीसस, यानी कि जीसस को इसमें खूब लालच दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो कोई सिन कमिट कर ले। इसके बाद देखते हैं हम 53, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन ऑन मिल्टन्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इन्फ्लुएंस। मेजर इन्फ्लुएंस किसका था मिल्टन पर? उन्होंने ब्लैंक वर्स यूज़ की, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शेक्सपियर। शेक्सपियर से भी काफ़ी ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इनसे पहले क्या थे, शेक्सपियर ही थे। उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, उन्होंने मैक्सिमम ब्लैंक वर्स का यूज़ भी शेक्सपियर ने काफ़ी हद तक किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 54। वॉट इज़ द नेम ऑफ द पोम दैट मिल्टन रोट टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, ठीक है। वॉट इज़ द नेम ऑफ द पोएम दैट मिल्टन रोट, उस पोएम का नाम पूछा गया है जिसको मिल्टन ने लिखा है सेलिब्रेट करने के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट इंग्लैंड के। न्यू गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई है इंग्लैंड के अंदर उसको सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी पोएम मिल्टन ने लिखी थी वो आपको बताना है। 54 का जो आंसर है वो है नंबर डी, अ मास्क, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिल्टन्स यूज ऑफ इमेजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिल्टन्स यूज ऑफ इमेजरी, ठीक है। मिल्टन ने यूज ऑफ इमेजरी काफ़ी हद तक किया है, उसका फीचर पूछा गया है कि क्या फीचर है। वॉट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। विविड डेस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर उन्होंने खूब यूज़ किया है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ मेटाफर भी किया है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सिमिली भी की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम। पूछा गया कि इन दोनों में से, इन सब ऑप्शंस में दो दो पोएम गिवन है, कंपेनियन पोएम किसको कहा गया है वो आपको बताना है। तो होपिंग दैट ये तो आप समझ ही गए होंगे कंपेनियन पोएम किसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो। ठीक है, एल एलेग्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है द हैप्पी मैन या जोयस मैन, द हैप्पी मैन या फिर जोयस मैन। अच्छा, जो इल पेंसरोसो का मीनिंग है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं मेलंकली मैन, मेडिटेटिव मैन, पेंसिव मैन। ठीक है, और इन दोनों को पब्लिश किया गया है एक साथ, इसीलिए तो इनको कंपेनियन पोएम कहा गया है, क्योंकि इनको एक साथ ही पब्लिश किया गया था, एक टाइम पब्लिश किया था। वो टाइम है 1645 में इनको पब्लिश किया गया था, तो इसलिए इन्हीं को क्या कहा गया है, कंपेनियन पोएम कहा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 57। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट माइकल्स माउंट इन लिसिडास। सिग्निफिकेंस बताइए सेंट माइकल्स माउंट का, जो लिसिडास में यूज़ की गई है माउंट। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो सिग्निफिकेंस है सेंट माइकल्स माउंट का लिसिडास के अंदर, वह है सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 58। हु इज द स्पीकर इन लिसिडास। पूछा गया लिसिडास के अंदर स्पीकर कौन है। तो लिसिडास एक पास्टोरल पोएम है जिसको लिखा गया है 1637 के अंदर, जिसमें लाइन है 193, डेडिकेट की गई है एडवर्ड किंग को, जो इनके फ्रेंड थे, जो कैम्ब्रिज में घर में स्टडी करते थे। आयरिश में टूब करने की डेथ हो गई थी अगस्त 1637 के अंदर। तो लिसिडास का स्पीकर पूछा गया है, स्पीकर कौन है। तो स्पीकर जो है वो खुद मिल्टन है। 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ही कौन है, इसके स्पीकर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सेकंड जो है 59 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलन एंजल हु सर्व्स एज अ फॉइल टू सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलन एंजल हु सर्व एज फॉइल टू सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। क्या है उसका नाम, वो है बेलियल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एडम्स इन पैराडाइज लॉस्ट। बेस्ट डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर को, किसके कैरेक्टर को, एडम के। किसमें, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एडम के कैरेक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट है, वीक विल्ड एंड सबमिसिव है, इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस है, या नेव एंड इनोसेंट है। आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पर नेव एंड इनोसेंट है। ठीक है, क्योंकि ईव ने जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था कि मैं इससे अलग नहीं रह पाऊंगा, वो उससे इतना प्यार करते थे कि उसके चक्कर में उन्होंने भी क्या कर लिया, उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया, और वो दोनों के दोनों एक्सपेल वहाँ से हो गए हेवन से। ठीक है, तो वो बेचारे इनोसेंट थे, तभी तो ये काम कर लिया लव के लिए। अदरवाइज कोई होशियार इंसान होता है, कोई होशियारी दिखाते तो भैया तुम जाओ, तुमने किया तुम भुगतो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।